नमस्कार। आज की कहानी है शहीद। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर दौड़ती जीप तेजी से छावनी की ओर बढ़ रही थी। इस समय आसपास के नैसर्गिक सौंदर्य को देखने की फुर्सत नहीं थी। मैं जल्द से जल्द अपनी छावनी तक पहुंच जाना चाहता था। आज ही मैं सेना के अधिकारियों की एक बैठक में भाग लेने के लिए श्रीनगर आया था। कश्मीर रेंज में तैनात ब्रिगेडियर और उससे ऊपर रैंक के सभी सैनिक अधिकारियों की इस बैठक में अत्यंत गोपनीय एवं संवेदनशील विषयों पर चर्चा होनी थी। अतः किसी भी मातहत अधिकारी को बैठक कक्ष के भीतर आने की इजाज़त नहीं थी। बैठक 2 बजे समाप्त हुई। मैं बैठक कक्ष के बाहर निकला ही था कि सार्जेंट राम सिंह ने बताया, सर, छावनी से कैप्टन बॉस का 2 बार फ़ोन आ चुका है। वह आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने राम सिंह को छावनी का नंबर मिलाने के लिए कहा। कैप्टन बॉस की आवाज़ आते ही राम सिंह ने फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। हेलो कैप्टन, वहाँ सब ठीक तो है? मैंने पूछा। हाँ सर, सब ठीक है, कैप्टन बॉस बोले, लेकिन अपनी छावनी के भीतर भारतीय सैनिक की वेशभूषा में घूमता हुआ पाकिस्तानी सेना का एक लेफ्टिनेंट पकड़ा गया है। तुम्हें कैसे पता चला कि वह पाकिस्तानी सेना का लेफ्टिनेंट है? वह छावनी के भीतर कैसे घुस आया? उसके साथ और कितने आदमी हैं? उसने छावनी में किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैंने एक ही सांस में प्रश्नों की बौछार कर दी। सर, आप परेशान न हों, यहाँ सब ठीक ठाक है। वह अकेला ही है। उससे बरामद पहचान पत्र से पता चला कि वह पाकिस्तानी सेना का लेफ्टिनेंट है, कैप्टन बॉस ने बताया। मैं फ़ौरन यहाँ से निकल रहा हूँ जब तक तुम उससे पूछताछ करो, लेकिन ध्यान रखना कि वह मरने ना पाए। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। श्रीनगर से 85 किलोमीटर दूर छावनी तक पहुँचने में 4 घंटे का समय लगता है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर जीप की रफ्तार कम होती है। मैं अंधेरा होने से पहले छावनी पहुंच जाना चाहता था। मेरे छावनी पहुंचने की खबर पाकर कैप्टन बॉस फौरन मेरे कमरे में आई। कुछ बताया उसने? मैंने कैप्टन बॉस को देखते ही पूछा। नहीं सर, कैप्टन बॉस दांत भींचते हुए बोले, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। हम लोग टॉर्चर कर कर के हार गए, लेकिन वह मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। परेशान न हो, मुझे अच्छों का मुंह खुलवाना आता है। मैंने अपने कैप्टन को सांत्वना दी, फिर पूछा, क्या नाम है उस पाकिस्तानी का? शाहदीप खान, कैप्टन बॉस ने बताया। इन 2 शब्दों ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैंने अपने मन को सांत्वना दी कि इस दुनिया में एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, किंतु क्या शाहदीप जैसे अनोखे नाम के भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं? मेरे अंदर के संदेह ने फिर अपना फन उठाया। सर, क्या सोचने लगे? कैप्टन बॉस ने टोका। वह पाकिस्तानी यहाँ क्यों आया था? यह हर हालत में पता लगाना जरूरी है, मैंने सख्त स्वर में कहा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कैप्टन बॉस मुझे बैरक नंबर 4 में ले आई। उस पाकिस्तानी के हाथ इस समय बंधे हुए थे। नीचे से ऊपर तक वह खून से लथपथ था। मेरी गैर मौजूदगी में उससे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की गई थी। मुझे देख उसकी बड़ी बड़ी आँखें पल भर के लिए कुछ सिकुड़ी, फिर उनमें एक अजीब बेचैनी सी समा गई। मुझे वे आँखें कुछ जानी पहचानी सी लगीं, किंतु उसका पूरा चेहरा खून से भीगा हुआ था। इसीलिए चाहकर भी मैं उसे पहचान नहीं पाया। मुझे अपनी ओर घूरता देख उसने कोशिश करके पंजों के बल ऊपर उठकर अपने चेहरे को कमीज की बाह से पोंछ लिया। खून साफ हो जाने के कारण उसका आधा चेहरा दिखाई पड़ने लगा था। वह शाहदीप ही था, मेरे और शाहीन के प्यार की निशानी, हूबहू मेरी जवानी का प्रतिरूप। मेरा अपना ही खून आज दुश्मन के रूप में मेरे सामने खड़ा था, और उसके घावों पर मरहम लगाने की बजाय उसे और कुरेदना मेरी मजबूरी थी। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें भर आईं। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा।
एक अजीब सी कमजोरी मुझे जकड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई सहारा ना मिला तो मैं गिर पड़ूंगा। लगता है कि हिंदुस्तानी कैप्टन ने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट से हार मान ली, तभी अपने ब्रिगेडियर को बुलाकर लाया है। शाहदीप ने यह कहकर एक जोरदार कहकहा लगाया। यह सुन मेरे विचारों को झटका सा लगा। इस समय मैं हिंदुस्तानी सेना के ब्रिगेडियर की हैसियत से वहीं खड़ा था और सामने दुश्मन की सेना का लेफ्टिनेंट खड़ा था। उसके साथ कोई रियायत बरतना अपने देश के साथ गद्दारी होगी। मेरे जबड़े भिज गए। मैंने सख्त स्वर में कहा, लेफ्टिनेंट, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो कि यहाँ क्यों आए थे, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगी। आजकल एक पुश्त दूसरी पुश्त को नहीं पहचान पाती है और आप 7 पुश्तों की बात कर रहे हैं। यह कहकर शाहदीप हंस पड़ा। उसके चेहरे पर भय का कोई निशान नहीं था। मैंने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से दबाने लगा। देशभक्ति साबित करने के जुनून में मैं बेरहमी पर उतर आया था। शाहदीप की आंखें बाहर निकलने लगी थीं। वह बुरी तरह से छटपटाने लगा। बहुत मुश्किल से उसके मुंह से अटकते हुए स्वर निकले, छोड़ दो मुझे, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। बताओ, मैं उसे धक्का देते हुए चीखा। मेरे हाथ खोलो। शाहदीप कराहा। कैप्टन बॉस ने अपनी रिवॉल्वर शाहदीप के ऊपर तान दी। उनके इशारे पर पीछे खड़े सैनिकों में से एक ने शाहदीप के हाथ खोल दिए। हाथ खुलते ही शाहदीप मेरी ओर देखते हुए बोला, क्या पानी मिल सकता है? मेरे इशारे पर एक सैनिक पानी का जग ले आया। शाहदीप ने मुंह लगाकर 3-4 घूंट पानी पिया, फिर पूरा जग अपने सिर के ऊपर उड़ेल लिया। शायद इससे उसके दर्द को कुछ राहत मिली तो उसने एक गहरी सांस। हमारी ब्रिगेड को खबर मिली थी कि कारगिल युद्ध के बाद हिंदुस्तानी फौज ने सीमा के पास एक अंडरग्राउंड आयुध कारखाना बनाया है। वहाँ खतरनाक हथियार बनाकर जमा किए जा रहे थे ताकि युद्ध की दशा में फौज को तत्काल हथियारों की सप्लाई हो सके। उस कारखाने का रास्ता इस छावनी से होकर जाता है। मैं उसकी वीडियो फिल्म बनाने यहाँ आया था। इस रहस्योद्घाटन से मेरे साथ साथ कैप्टन बॉस भी चौंक पड़े। भारतीय फौज की यह बहुत गुप्त परियोजना थी। इसके बारे में पाकिस्तानियों को पता चल जाना खतरनाक था। मगर तुम्हारा कैमरा कहाँ है जिससे तुम वीडियोग्राफी कर रहे थे? कैप्टन बॉस ने डपटा। शाहदीप ने कैप्टन बॉस की तरफ देखा। इसके बाद वह मेरी ओर मुड़ते हुए बोला, आज के समय में फिल्म बनाने के लिए कंधे पर कैमरा लादकर घूमना जरूरी नहीं है। मेरे गले के लॉकेट में एक संवेदनशील कैमरा फिट है जिसकी सहायता से मैंने छावनी की वीडियोग्राफी की है। इतना कहकर उसने अपने गले में पड़ा लॉकेट निकालकर मेरी ओर बढ़ा दिया। वास्तव में वह लॉकेट न होकर एक छोटा सा कैमरा था जिसे लॉकेट की शक्ल में बनाया गया था। मैंने उसे कैप्टन बॉस की ओर बढ़ा दिया। उसने लॉकेट को उलट पुलट कर देखा, फिर प्रशंसात्मक स्वर में बोला, सर, भारतीय सेना के हौसले आप जैसे काबिल अफसरों के कारण ही इतने बुलंद हैं। काबिल, यह शब्द किसी हथौड़े की भांति मेरे अंतर्मन पर पड़ा था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि यह मेरी काबिलियत थी या कोई और कारण जिसकी खातिर शाहदीप इतनी जल्दी टूट गया था। मेरे सामने मेरा खून इस तरह टूटने की बजाय अगर देश के लिए अपनी जान दे देता तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती। सर, अब इस लेफ्टिनेंट का क्या किया जाए? कैप्टन बॉस ने यह पूछकर मेरी तंद्रा भंग की। इसे आज रात इसी बैरक में रहने दो, कल सुबह से श्रीनगर भेज देंगे। मैंने किसी पराजित योद्धा की भांति सांस भरी। शाहदीप को वहीं छोड़ मैं कैप्टन बॉस के साथ चल पड़ा था कि उसने आवाज़ दी, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं असमंजस में पड़ गया। ऐसी कौन सी बात हो सकती है
जो वह मुझसे अकेले में करना चाहता है। कैप्टन बोस ने मेरे असमंजस को भांप लिया था, अतः वह सैनिकों के साथ दूर हट गए। मैं वापस बैरक के भीतर घुसा तो देखा कि घायल शाहदीप का पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा ही था कि उसका शरीर लहराते हुए मेरी ओर गिर पड़ा। मैंने उसे अपनी बाहों में संभालकर सामने बने चबूतरे पर लिटा दिया। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी उखड़ी हुई सांसें कुछ नियंत्रित हुईं तो मैंने पूछा, बताओ क्या कहना चाहते हो? सिर्फ इतना कि मैंने आपका कर्ज चुका दिया है। कैसा कर्ज? मैं कुछ समझा नहीं। अगर मैं चाहता तो आप मुझे मार भी डालते तो भी मेरे यहाँ आने का राज कभी मुझसे ना उगलवा पाते। मैं यह भी जानता था कि देशभक्ति के जुनून में आप मुझे मार डालेंगे, किंतु यदि ऐसा हो जाता तो फिर जिंदगी भर आप अपने को माफ़ नहीं कर पाते। फौजी तो अपने दुश्मनों को मारते ही रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अचकचाते हुए कहा, लेकिन एक बाप को फर्क पड़ता है। अपने बेटे की हत्या करने के बाद वह भला चैन से कैसे जी सकता है? शाहदीप के होंठों पर दर्द भरी मुस्कान तैर गई। कैसा बाप और कैसा बेटा? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा स्वर कड़ा हो गया। शाहदीप ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर टिका दी और बोला, ब्रिगेडियर दीपक कुमार सिंह, यही लिखा है ना आपकी नेम प्लेट पर? सच सच बताइए कि आपने मुझे पहचाना या नहीं। मेरा सर्वांग कांप उठा। मेरी ही तरह मेरे खून ने भी अपने खून को पहचान लिया था। हम बाप बेटों ने जिंदगी में पहली बार एक दूसरे को देखा था, किंतु रिश्ते बदल गए थे। हम दुश्मनों की भांति एक दूसरे के सामने खड़े थे। मेरे अंदर भावनाओं का समुद्र उमड़ने लगा था। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, किंतु जड़ होकर रह गया। डैडी, आपको पुत्र हत्या के दोष से बचाकर मैं पुत्र धर्म के ऋण से उऋण हो चुका हूँ। आज के बाद जब भी हमारी मुलाकात होगी, आप अपने सामने पाकिस्तानी सेना के जांबाज और वफादार अफसर को पाएंगे, जो कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। शाहदीप ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, इसका मतलब तुमने जानबूझकर अपना राज खोला है। बहुत मुश्किलों से मेरे मुंह से स्वर फूटा। मैं कायर नहीं हूँ। मैं आपकी सौगंध खाकर वादा करता हूँ कि जिस देश का नमक खाया है उसके साथ नमक हरामी नहीं करूँगा। शाहदीप की आंखें आत्मविश्वास से जगमगा उठी। शाहदीप के स्वर मेरे कानों में पिघले शीशे की भांति दहक उठे। मैं एक फौजी था, अतः अपने बेटे को अपनी फौज के साथ गद्दारी करने के लिए नहीं कह सकता था, किंतु जो वह कह रहा था उसकी भी इजाज़त कभी नहीं दे सकता था। अतः उसे समझाते हुए बोला, बेटा, तुम इस समय हिंदुस्तानी फौज की हिरासत में हो, इसलिए कोई दुस्साहस करने की कोशिश मत करना। ऐसा करना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। दुस्साहस तो फौजी का सबसे बड़ा हथियार होता है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आप अपना फर्ज पूरा कीजिएगा, मैं अपना फर्ज पूरा करूँगा। शाहदीप निर्णायक स्वर में बोला। मैं दर्द भरे स्वर में बोला, बेटा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मेहरबानी करके तुम इतना बता दो कि तुम्हारी माँ इस समय कहाँ है, और यहाँ आने से पहले क्या तुम मेरे बारे में जानते थे? साल भर पहले माँ का इंतकाल हो गया। वह बताया करती थी कि मेरे सारे पूर्वज सेना में रहे हैं। मैं भी उनकी तरह बहादुर बनना चाहता था, इसीलिए फौज में भर्ती हो गया था। अपने अंतिम दिनों में माँ ने आपका नाम भी बता दिया था। मैं जानता था कि आप भारतीय फौज में हैं, किंतु यह नहीं जानता था कि आपसे इस तरह मुलाकात होगी। बोलते बोलते पहली बार शाहदीप का स्वर भीग उठा था। मैं भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, अतः शाहदीप को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर तेजी से वहां से चला आया। सर, वह क्या कह रहा था? बाहर निकलते ही कैप्टन बॉस ने पूछा। कह रहा था कि मैंने आपकी मदद की है, इसीलिए मेरी मदद कीजिए।
और मुझे यहाँ से निकल जाने दीजिए। मेरे मुंह से अनजाने में ही निकल गया। मैं चुपचाप अपने कक्ष में आ गया। बाहर खड़े संतरी से मैंने कह दिया था कि किसी को भी भीतर न आने दिया जाए। इस समय मैं दुनिया से दूर अकेले में अपनी यादों के साथ अपना दर्द बांटना चाहता था। कुर्सी पर बैठ उसकी पुश्त से पीठ टिकाई आंखें बंद की तो अतीत की कुछ धुंधली तस्वीर दिखाई पड़ने लगी। उस शाम थेम्स नदी के किनारे मैं अकेला टहल रहा था। अचानक एक अंग्रेज नवयुवक दौड़ता हुआ आया और मुझसे टकरा गया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने अत्यंत शालीनता से मुझसे माफ़ी मांगी और आगे बढ़ गया। अचानक मेरी छठी इंद्री जाग उठी। मैंने अपनी जेब पर हाथ मारा तो मेरा पर्स गायब था। पकड़ो पकड़ो, वह बदमाश मेरा पर्स लिए जा रहा है। चिल्लाते हुए मैं उसके पीछे दौड़ा। मेरी आवाज़ सुन उसने अपनी गति कुछ और तेज कर दी। तभी सामने से आ रही एक लड़की ने अपना पैर उसके पैरों में फंसा दिया। वह अंग्रेज मुंह के बल गिर पड़ा। मेरे लिए इतना काफ़ी था। पलक झपकते ही मैंने उसे दबोचकर अपना पर्स छीन लिया। पर्स में 500 पाउंड के अलावा कुछ ज़रूरी कागजात भी थे। पर्स खोलकर मैं उन्हें देखने लगा। इस बीच मौका पाकर वह बदमाश भाग लिया। मैं उसे पकड़ने के लिए दोबारा उसके पीछे दौड़ा। छोड़ो, जाने दो उसे, उस लड़की ने लगभग चिल्लाते हुए कहा था। उसकी आवाज़ से मेरे कदम ठिठक कर रुक गए। उस बदमाश के लिए इतना मौका काफ़ी था। मैंने उस लड़की की ओर लौटते हुए तेज स्वर में पूछा, आपने उसे जाने क्यों दिया? लगता है तुम इंग्लैंड में नए आए हो। वह लड़की कुछ मुस्कुराकर बोली, हाँ, ये अंग्रेज आज भी अपनी सामंती विचारधारा से मुक्त नहीं हो पाए हैं। प्रतिभा की दौड़ में आज ये हमसे पिछड़ने लगे हैं तो अराजकता पर उतर आए हैं। प्रवासी लोगों के इलाकों में दंगा करना और उनसे लूटपाट करना अब यहाँ आम बात होती जा रही है। यहाँ की पुलिस पर सांप्रदायिकता का आरोप तो नहीं लगाया जा सकता, फिर भी उनकी स्वाभाविक सहानुभूति अपने लोगों के साथ ही रहती है। सभी के दिमाग में यह सोच भर गई है कि बाहर से आकर हम लोग इनकी समृद्धि को लूट रहे हैं। मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा, तुम भी इंडियन हो? पाकिस्तानी हूँ, लड़की ने छोटा सा उत्तर दिया। शाहीन नाम है मेरा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं दीपक कुमार सिंह। 2 दिन पहले मैंने भी वहीं पर MBA में प्रवेश लिया है। अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो यह कहते हुए शाहीन ने मेरा हाथ गर्मजोशी से पकड़ लिया कि फिर तो हमारी खूब निभेगी। उस अनजान देश में शाहीन जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश था। उसके पापा का पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय था। माँ नहीं थी। पापा अपने व्यापार में काफ़ी व्यस्त रहते थे, इसीलिए वह यहाँ पर अपनी मौसी के पास रहकर पढ़ने आई थी। शाहीन के मौसा मौसी से मैं जल्दी ही घुल मिल गया और अक्सर सप्ताहांत उनके साथ ही बिताने लगा। शाहीन की तरह वे लोग भी काफ़ी खुले विचारों वाले थे और मुझे काफ़ी पसंद करते थे। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि यहाँ पर ज़्यादातर हिंदुस्तानी व पाकिस्तानी आपस में बैरभाव भुलाकर मिलजुल कर रहते थे। ईद हो या होली दिवाली, सारे त्यौहार साथ साथ मनाए जाते थे। शाहीन बहुत अच्छी लड़की थी। मेरी और उसकी दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। साल बीतते बीतते हमने शादी करने का फैसला कर लिया। हमें विश्वास था कि शाहीन के मौसी मौसा इस रिश्ते से बहुत खुश होंगे और वे शाहीन के पापा को इस शादी के लिए मना लेंगे, किंतु यह हमारा भ्रम निकला। तुम्हारी यह सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि कोई गैरतमंद पाकिस्तानी तुम हिंदुस्तानी काफिरों से अपनी रिश्तेदारी जोड़ सकता है? शाहीन के मौसा मेरे शादी के प्रस्ताव को सुनकर भड़क उठे थे। अंकल, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंग्लैंड में तो सारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आपस का बैर भूलकर साथ साथ रहते हैं। मैं आश्चर्य से भर उठा। अगर साथ साथ नहीं रहेंगे
तो मारे जाएंगे, इसीलिए हिंदुस्तानी काफिरों की मजबूरी है। मौसा जी ने कटु सत्य पर से पर्दा उठाया। शाहीन ने जब अपने मौसी मौसा को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने यह कहकर उसे चुप करा दिया कि अभी अच्छा बुरा समझने की तुम्हारी उम्र नहीं है। उस दिन के बाद से मेरे और शाहीन के मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मुझे विश्वास था कि मेरे घर वाले मेरा साथ जरूर देंगे, किंतु मैं यहाँ भी गलत था। डैडी ने फ़ोन पर साफ कह दिया, हम फौजी हैं, हम लोग जात पात में विश्वास नहीं रखते। हमारा धर्म, हमारा मजहब, सब कुछ हमारा देश है। इसीलिए अपने जीते जी मैं दुश्मन की बेटी को अपने घर में घुसने की इजाज़त नहीं दे सकता। चुपचाप अदालत में जाकर शादी करने के अलावा हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था और हमने वही किया। शाहीन के मौसा मौसी को जब पता चला तो उन्होंने बहुत हंगामा किया, किंतु कुछ कर ना सके। हम दोनों बालिग थे और अपनी मर्जी की शादी करने के लिए आज़ाद थे। अपनी दुनिया में हम दोनों बहुत खुश थे। शाहीन ने तय किया था कि छुट्टियों में पाकिस्तान चलकर हम लोग उसके पापा को मना लेंगे। मैंने पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र भरकर भेज दिया था। एक दिन शाहीन ने बताया कि वह माँ बनने वाली है तो मैं खुशी से झूम उठा। मेरे चौड़े सीने पर सिर रखते हुए उसने कहा, दीपक, जानते हो, अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम शाहदीप रखूंगी। ऐसा नाम तो किसी का नहीं होता। मैंने टोका, लेकिन मेरे बेटे का होगा। शाहीन और दीपक का सम्मिलित रूप शाहदीप। इस नाम का दुनिया में केवल हमारा ही बेटा होगा। जो भी यह नाम सुनेगा जान जाएगा कि वह हमारा बेटा है। शाहीन मुस्कुराई। कितनी निश्चल मुस्कुराहट थी शाहीन की, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक मेरे साथ नहीं रह पाई। एक बार मैं 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। मेरी गैर मौजूदगी में उसके पापा आए और ज़बरदस्ती उसे पाकिस्तान ले गए। वह मेरे लिए एक छोटा सा पत्र छोड़ गई थी जिसमें लिखा था, हमारी शादी की खबर सुनकर पापा को हार्ट अटैक हो गया था। वह बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो वह जहर खा लेंगे। मैं जानती हूँ वह बहुत जिद्दी हैं। मैं उनकी मौत की गुनहगार बनकर अपनी दुनिया नहीं बसाना चाहती, इसीलिए उनके साथ जा रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी ही रहूँगी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस घटना ने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। मैं पागलों की तरह पाकिस्तान का वीज़ा पाने के लिए दौड़ लगाने लगा, किंतु यह इतना आसान न था। बंटवारे ने दोनों देशों के बीच इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी जिसे लांघ पाने में मुझे कई महीने लग गए। लाहौर पहुंचने पर पता चला कि शाहीन के पापा अपनी सारी जायदाद बेचकर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन शाहीन का पता नहीं लगा पाया। मेरा मन उचट गया था, अतः इंग्लैंड न जाकर भारत लौट आया। MBA तो मैं केवल डैडी का मन रखने के लिए कर रहा था, वरना बचपन से मेरा सपना भी अपने पूर्वजों की तरह फौज में भर्ती होने का था। मैंने वही किया। धीरे धीरे 25 वर्ष बीत गए। अपने अतीत में खोया। मुझे समय का एहसास ही न रहा। ठंड लगी तो घड़ी पर नज़र पड़ी। देखा रात के 2 बज गए थे। चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। पूरी दुनिया शांति से सो रही थी, किंतु मेरे अंदर हाहाकार मचा हुआ था। मेरा बेटा मेरी ही कैद में था और मैं अभी तक उसकी कोई मदद नहीं कर पाया था। बेचैनी जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैं बाहर निकल आया। अनायास ही मेरे कदम बैरक नंबर 4 की ओर बढ़ गए। मन का एक कोना वहां जाने से रोक रहा था, किंतु दूसरा कोना उधर खींचे लिए जा रहा था। मुझे इस बात का एहसास भी न था कि इतनी रात में मुझे अकेला एक पाकिस्तानी की बैरक की ओर जाते देख कोई क्या सोचेगा। इस समय अपने ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं बचा था। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। शाहदीप की बैरक के बाहर बैठा पहरेदार
आराम से सो रहा था। मैं दबे पांव उसके करीब पहुंचा तो देखा वह बेहोश पड़ा था। बैरक के भीतर झांका, शाहदीप वहाँ नहीं था। कैदी भाग गया, कैदी भाग गया, मैं पूरी शक्ति से चिल्लाया। रात के सन्नाटे में मेरी आवाज़ दूर तक गूंज गई। मैंने पहरेदार की जेब से चाबी निकालकर फुर्ती से बैरक का दरवाज़ा खोला। भीतर घुसते ही मैं चौंक पड़ा। बैरक के रोशनदान की सलाखें कटी थीं और शाहदीप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, किंतु रोशनदान छोटा होने के कारण उसे परेशानी हो रही थी। शाहदीप रुक जाओ, मैं पूरी ताकत से चीख पड़ा और अपना रिवॉल्वर उस पर तानकर सर्द स्वर में बोला, शाहदीप, अगर तुम नहीं रुके तो मैं गोली मार दूंगा। मेरे स्वर की शक्ति को शायद शाहदीप ने भांप लिया था। अपनी धड़ को पीछे खिसका सिर निकालकर उसने कहर भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा। अगले ही पल उसका दायां हाथ सामने आया, उसमें छोटा सा रिवॉल्वर दबा हुआ था। उसे मेरी ओर तानते हुए वह गुर्राया, ब्रिगेडियर दीपक कुमार सिंह, वापस लौट जाइए, वरना मैं अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार को गिरा दूंगा, चाहे वह कितनी ही मजबूत क्यों न हो। इस बीच कैप्टन बॉस और कई सैनिक दौड़कर वहां आ गए थे। इससे पहले कि वे बैरक के भीतर घुस पाते, शाहदीप दहाड़ उठा, तुम्हारा ब्रिगेडियर मेरे निशाने पर है। अगर किसी ने भी भीतर घुसने की कोशिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। आगे बढ़ते कदम जहां थे वहीं रुक गए। बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे पर निशाना साधे हुए थे। लेफ्टिनेंट शाहदीप, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मैं गुर्राया, और तुम मुझे पकड़ नहीं सकते ब्रिगेडियर। शाहदीप ने अपना रिवॉल्वर मेरी ओर लहराया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि वापस लौट जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। मेरे वापस लौटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। शाहदीप जिस स्थिति में लटका हुआ था उसमें ज़्यादा देर नहीं रहा जा सकता था। जाने क्या सोचकर उसने एक बार फिर अपने शरीर को रोशनदान की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। धाएं धाएं, मेरे रिवॉल्वर से 2 गोलियां निकली। शाहदीप की पीठ इस समय मेरी ओर थी। दोनों ही गोलियां उसकी पीठ में समा गईं। वह किसी चिड़िया की तरह नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। मुझे और बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना रिवॉल्वर फेंक मैं उसकी ओर दौड़ पड़ा और उसका सिर अपने हाथों में ले बुरी तरह फफक पड़ा। शाहदीप, मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दो। कैप्टन बोस दूसरे सैनिकों के साथ इस बीच भीतर आ गए थे। मुझे इस तरह रोता देख वे चौंक पड़े। सर, यह आप क्या कह रहे हैं? कैप्टन, तुम तो जानते ही हो कि मेरी शादी एक पाकिस्तानी लड़की से हुई थी। यह मेरा बेटा है। मैं इसके निशाने पर था। अगर चाहता तो यह पहले गोली चला सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इतना कहकर मैंने शाहदीप के सिर को झिझोड़ते हुए पूछा, बता, तूने मुझे गोली क्यों नहीं मारी? बता, तूने ऐसा क्यों किया? शाहदीप ने कांपते स्वर में कहा, डैडी, जन्मदाता के लिए त्याग करने का अधिकार सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का ही नहीं, हम पाकिस्तानियों का भी इस पर बराबर का हक है। शाहदीप ने एक बार फिर मुझे बहुत छोटा साबित कर दिया था। मैं उसे अपने सीने से लगाकर बुरी तरह रो पड़ा। डैडी, जीते जी तो मैं आपकी गोद में न खेल सका, किंतु अंतिम समय मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। इसी के साथ शाहदीप ने एक जोर की हिचकी ली और उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। मेरे हाथ में थमा उसका हाथ फिसल गया और इसी के साथ उसकी उंगली में दबी अंगूठी मेरे हाथों में आ गई। उस अंगूठी पर दृष्टि पड़ते ही मैं एक बार फिर चौंक पड़ा। उसमें भी एक नन्हा सा कैमरा फिट था। इसका मतलब उसने एक साथ 2 कैमरों से वीडियोग्राफी की थी। एक कैमरा हमें देकर उसने अपने एक फर्ज की पूर्ति की थी और अब दूसरा कैमरा लेकर अपने दूसरे फर्ज की पूर्ति करने जा रहा था। शाहदीप के निर्जीव शरीर से लिपटकर
मैं विलाप कर उठा। अपने आंसुओं से उसे भिगोकर मैं अपना प्रायश्चित करना चाहता था। तभी कैप्टन बॉस ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर, आंसू बहाकर शहीद की आत्मा का अपमान मत कीजिए। मैंने आंसू भरी नज़रों से कैप्टन बॉस की ओर देखा, फिर भर्राए स्वर में पूछा, कैप्टन, क्या तुम मेरे बेटे को शहीद मानते हो? हाँ सर, ऐसी शहादत ना तो पहले कभी किसी ने दी थी और ना ही आगे कोई देगा। एक वीर के बेटे ने अपने बाप से भी बढ़कर वीरता दिखाई है। इसका जितना भी सम्मान किया जाए कम है। इतना कहकर कैप्टन बॉस ने शाहदीप के पार्थिव शरीर को सैल्यूट मारा, फिर पीछे मुड़कर अपने सैनिकों को इशारा किया। सब एक कतार में खड़े होकर आसमान में गोली बरसाने लगे। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट को 101 गोलियों की सलामी देने के बाद ही हिंदुस्तानी राइफलें शांत हुईं। दुनिया में आज तक किसी भी शहीद को इतना बड़ा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ होगा। मेरे कांपते हाथ खुद ही ऊपर उठे और उस वीर को सलामी देने लगे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।